में रह रहे हमारे एक बड़े तबके जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो विभिन्न पायदानों पर पहुंचकर आईएसपीसीएस रैंक हो, चाहे देश में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्ति की बात हो, प्रत्येक स्थानों पर समाज के सशक्तिकरण को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करने वाले हमारे सभी दृष्टि दिव्यांग भाई और बहनें, उनकी सक्षमता को कैसे हम तकनीकी रूप से सक्षम करें, कैसे हम उन्हें उन्नत बनाएं, देश के विकास हेतु और समाज के नैतिक उन्नयन हेतु हम कैसे उनको पुष्ट बनाएं, इन भावों को लेकर आज यह वेबिनार आपके समक्ष आयोजित की गई है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस वेब आधारित कार्यक्रम में आज हमारे बीच जो बीज वक्ता के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर जसमेर सिंह सर जुड़ रहे हैं। वे केवल टीसीटीवीएच एनबीआर के कोऑर्डिनेटर ही नहीं, अपितु वर्तमान परिदृश्य में शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों में लगे हुए संस्थानों को महत्वपूर्ण रूप से परीक्षण की गतिविधियों में साफल्यता प्रदान करने, विद्यार्थी हितों को सर्वोपरि रखते हुए विद्यार्थियों के लिए समय से परीक्षा फल प्रदान करने और उनके सर्टिफिकेशन करने तथा सभी विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए ससमय परीक्षा आयोजित कराना और परीक्षा के साथ साथ परिणाम घोषित कराना, मार्कशीट पहुंचाना, उनके डिप्लोमा सर्टिफिकेट उन तक पहुंचाना, यह आदरणीय जसमेर सिंह सर के कुशल गाइडेंस में ही संभव हो पा रहा है। आपके द्वारा ही समस्त भारत में चल रही प्रशिक्षण गतिविधि जो विजुअल इंपेयरमेंट DRSCVI के तौर पर जानी जाती है, उसमें किस तरीके से कुशलता पूर्वक आपने इस कोविड-19 की पीड़ा भरी परिस्थिति में भी शिक्षा प्रशिक्षण गतिविधियों को कैसे व्यवस्थित ढंग से संचालित कराया और किस तरीके से आपने विधिवत परीक्षा का आयोजन कराया, यह एक मिसाल है कि अगर सक्षमता हृदय में बसी हो, अगर कमिटमेंट पूरे मन से किया जाए और हृदय में सभी का कल्याण समाहित हो, तो कैसे शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों को परीक्षण की श्रेष्ठता तक ले जाया जा सकता है। इसके जीते जाते उदाहरण है आदरणीय डॉक्टर जसमेर सिंह सर। निरंतर 24/7 लगे हुए आप वर्तमान परिस्थिति में भी इस कोविड-19 की ईरा में जब NIEPBD हमारा राष्ट्रीय संस्थान एक ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल से गुजर रहा है जिसमें लगभग 150 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हो, अधिकतम स्टाफ कोरोना से पीड़ित रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भी आपने TCTVH को आपने प्रफुल्लित करके, उन्हें प्रेरित करके, विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगे हुए संस्थानों को प्रेरित करके आज वेब आधारित कार्यक्रमों को पूरे भारत में संचालित करवा रहे हैं। निरंतर 3 से 4 कार्यक्रमों में आप बीज वक्ता के रूप में उपस्थित होकर, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सभी क्रियाकलापों को, सभी वक्ताओं को और सभी शिक्षकों तथा प्रशिक्षण में लगे हुए परीक्षार्थियों के लिए कैसे समाजोपयोगी सूचनाएं उन तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। आपके प्रयास को RSVI संस्थान तथा संपूर्ण विद्यार्थी परिवार सशक्त नमन करता है, वंदन करता है। कार्यक्रम का समय 12 बजे से है और हमारे अति विशिष्ट बीज वक्ता है, तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जसमेर सर को कि आप आए और आज के विषय पर अपना बीज वक्तव्य हमारे बीच रखें। आदरणीय जसमेर सिंह सर। थैंक यू श्री नागेश पांडे जी। आपके प्रयासों से और RSVI के पटल के माध्यम से NIPBD और NBR TCTVH देहरादून के माध्यम से हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि RSVI की पूरी मैनेजमेंट जो कि डेडिकेटेडली काम कर रही है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, और उसी के जो जन्मदाता है RSVI के, आज हमारे साथ वो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन के रूप में आएंगे और न केवल वो आएंगे अपितु टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें बताएंगे कि इस बदलते परिवेश में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। नागेश कुमार पांडे जी, आपका योगदान RSVI में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। न केवल आपने यहाँ पर स्टूडेंट को ट्रेन किया अपितु इस संस्था के माध्यम से अन्य संस्थाओं तक भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि ताकि हम प्रत्येक बच्चे की किसी न किसी रूप में हेल्प कर पाए। वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है इस काल में कि हम किस प्रकार से मिलकर न केवल
ट्रेनी के बारे में सोचे, अपितु अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में जानते हुए, अपने फैमिली के स्वास्थ्य के बारे में जानते हुए, कोविड-19 वेव 2 से खुद का बचाव करते हुए, प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हुए और साथ ही समाज के विभिन्न मूवमेंट्स में हिस्सा लेते हुए, क्योंकि मेनतः हम प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल की भूमिका होती है कि उसका प्रोफेशन कभी नहीं रुकना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल की इस परिस्थिति में मेडिकल डिपार्टमेंट की हर कंपनियां, चाहे वो मास्क बनाने में लगी हो, चाहे वो मेडिसिन प्रोवाइड करने में लगी हो, चाहे वो वैक्सीनेशन बनाने में लगी हो, चाहे वो सीरम की बात है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अपने अपने प्रोफेशन को बखूबी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रही है और प्रत्येक व्यक्ति तक मास्क के साथ साथ मेडिसिन और वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से विभिन्न पटलों के माध्यम से, चाहे न्यूज चैनल है, चाहे मैगजीन है, चाहे फेसबुक है, सोशल मीडिया है, विभिन्न सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट आकर कोविड-19 के बारे में बता रहे हैं कि हमें इससे कैसे बचना है। सेम यही परिस्थिति हम सब स्पेशल एजुकेशन के प्रोफेशनल्स के लिए है कि हमारे ट्रेनीज इस डिप्लोमा में इनरोल्ड होने के बाद इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के साथ खुद को गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि परिस्थितियां जिस प्रकार से बदल रही हैं काफी अनुकूल नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम में किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ पर जो फेस टू फेस मोड की लाइनें थी वो बाधित हुई है और हमारे कोर्स के ऊपर और हमारे प्रोफेशनल्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे इन फ्यूचर में। तो हमें जरूरत है कि इस माहौल में खुद को साबित करना है, जिस प्रकार से पैरामेडिकल स्टाफ ने किया है, पुलिस ने किया है और समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन WHO या यूनिसेफ या यूनेस्को के माध्यम से विभिन्न सारे मैसेजेस आए हैं। तो बीइंग ए राष्ट्रीय संस्थान पर एग्जामिन बॉडी के रूप में NBR का भी अपना दायित्व है कि वो अपने साथ जुड़े हुए सभी टीचर ट्रेनिंग के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ग्रास रूट लेवल पर, गांव स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल और ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो पूरी तरह से एक्टिवली काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं के साथ मिलकर हम विजुअली इम्पेयर्ड और अन्य डिसेबिलिटी के लोगों को न केवल ट्रेनिंग के माध्यम के लिए अपितु अन्य CBR वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें और वो प्रयास करें कि कोई बच्चा अगर विजुअली इम्पेयर्ड है और वो टेक्नोलॉजी का यूज न करने के कारण पठन पाठन प्रक्रिया से दूर हो गया है, टीचर लर्निंग एक्टिविटी से दूर हो गया है, तो उस दिशा में हमारे जो प्रोफेशनल्स है टीचर ट्रेनिंग के, वो अपने स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ICT को पढ़ा है, वो जाकर उन बच्चों को ट्रेनिंग दे, उनके टीचरों को ट्रेनिंग दे। और इवन अगर जर्नल स्कूल में कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं तो जर्नल स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग दे, ताकि टेक्नोलॉजी के इस यूज में वो स्मार्टफोन का अच्छे से यूज कर पाए और विभिन्न सारे ऐप का यूज कर पाए और अपने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर पाए। इस दिशा में RSVI के द्वारा चुना गया ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को चुनने के लिए मैं मुख्य रूप से RSVI की मैनेजमेंट और कोर्स कोऑर्डिनेटर जो RSVI के मैडम हैं श्री सरदा श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में आने के लिए श्री राकेश जैन जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है नेशनल PG कॉलेज लखनऊ में और सेक्रेटरी जनरल है RSVI लखनऊ का। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम को करवाने का प्रयास किया और हमारे साथ जुड़े हुए सभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस के कोर्स कोऑर्डिनेटर, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि अपने बिजी समय में से, क्योंकि कोविड-19 के समय स्वास्थ्य के ऊपर कई बार नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करते हैं कि सर के द्वारा दी गई ICT के ऊपर प्रत्येक नॉलेज हमें अपलिफ्ट करेगी और मोटिवेट करेगी कि किस प्रकार से ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए हम हेल्प ही ना कर पाए, अपितु प्रयास करें टेक्नोलॉजी को समझने का और उनको प्रत्येक विजुअली इम्पेयर्ड तक पहुंचाने का। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें अपने प्रोफेशन को आगे लेकर जाना है, इन विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित करना है। तो आप एक बात जरूर ध्यान में रखें, बीइंग ए प्रोफेशनल ये हमारी एथिकल ड्यूटी है कि हम अपने प्रोफेशन को, आज हमारी जरूरत है कि अगर डॉक्टर हमारे स्पेशल एजुकेशन नीड्स बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, गवर्नमेंट अगर नहीं सोच रही है, पॉलिसी मेकर अगर नहीं सोच रहे हैं, तो हम उनको उनके साथ मिलकर सोचने के लिए उनको जरूर प्रेरित करें,
ताकि वो न केवल जनरल एजुकेशन को अपितु स्पेशल नीड्स एजुकेशन को भी ऑनलाइन मोड में चलाने के लिए कृत संकल्प हो। जैसा आप सभी जानते हैं, आज के न्यूज समाचार पत्रों में न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को कैबिनेट की अप्रूवल के बाद लागू करने पर विचार हो रहा है और यूजीसी के माध्यम से भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए फोकस किया गया कि 40% ऑफ द टोटल सिलेबस में ऑनलाइन टीचिंग होगी विभिन्न सारे कोर्सेज के माध्यम से, चाहे मोक्स कोर्सेज है, चाहे अर्पित कोर्सेज है या स्वयं के कोर्सेज है। तो हमारे स्पेशल एजुकेशन फील्ड में डिप्लोमा लेवल पर भी अगर ये इन फ्यूचर किसी तरह से आता है तो हमें इसको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और रिसेंटली लास्ट 2 डेज में आरसीआई ने भी अपना एक 6 मंथ का ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। आने वाला समय ऑनलाइन का समय है और उसलिए ब्लाइंड जो हमारे टीचर्स हैं, ब्लाइंड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस दिशा में आज के हमारे जो स्पीकर हैं जैन साहब, वो हमें बताएंगे कि हमें टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे यूज करना है। आप सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध रहेगा कि धैर्यपूर्वक सुने और नागेश पांडे जी से मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, आप सर इसको लास्ट के 15 मिनट में इंटरेक्टिव मोड में रखिए ताकि कुछ लोग जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं उनको अपने क्वेश्चन आंसर का जवाब मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही इस कार्यक्रम के अंतिम 15 मिनट प्रश्नोत्तरी के लिए रखे गए हैं सर। सर ने जैसा बताया कि वर्तमान समय ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को स्वीकार करने का समय है और सर ने इसको पहले ही स्वीकार करके सभी टीचर ट्रेनिंग सेंटरों को इससे प्रभावित करने के लिए और उसमें अपने जी जान से लगने के लिए तत्पर और तैयारी करने के लिए पहले से ही यह बिगुल फूंक रखा है। सर ने बताया कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आरएसवीआई संस्थान के द्वारा कराई जा रही हैं और विभिन्न प्रकार के वेब आधारित आयोजन हो रहे हैं, उसके हेतु सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश जैन सर का। सर का परिचय बहुत बृहद है, मैं अगर परिचय देने बैठूंगा तो पूरा 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा आप सभी को, भारत में टेक्नोलॉजी के फील्ड में दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में जो भी नए उन्नयन हुए हैं, चाहे वह डेजी प्लेयर हो, चाहे स्मार्ट ट्रेन हो, चाहे ब्रेल आधारित उपकरण हो, सर की उसमें प्रबल सहभागिता रही है। सक्षम तक्ष के मालिक आदरणीय श्री दीपन मनुचा सर के साथ मिलकर आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए बनाए जाने वाले जो भी उपकरण रहे हैं, तकनीकी उपकरण, उनमें सभी में आपने अपनी एक्सपर्टीज दी है। आज आपकी एक्सपर्टीज हमारे बच्चों तक पहुंचेगी, हमारे विशेष शिक्षकों तक पहुंचेगी, ये हमारा सौभाग्य होगा। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राकेश जैन सर को कि आप आए और अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय डॉक्टर राकेश जैन सर। सभी को नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैंने डॉक्टर जसमेर साहब को आज सुना बहुत अच्छे ढंग से, उनके विचारों को, और आज का ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया आरएसवीआई की ओर से, उसमें मैं जो हमारे अध्यापक हैं, जो होने वाले अध्यापक हैं भविष्य के, उन सबको हम थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इस आधे पौने घंटे के प्रोग्राम में बहुत कुछ तो नहीं बता पाएंगे। कुछ यूँ समझिए कि हम एक बहुत बड़ा पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ की सब कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, मात्र उसकी छाया फल का इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी छाया में हम लोग बैठ करके उनकी मात्र छाया से ही वो सब कुछ पा लेते हैं जिसकी हमको उस समय पर समय विशेष पर आवश्यकता होती है। तो हमारी जो दृष्टिबाधिता का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आया, वो था एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी माने पहुंच, किसी भी चीज पर जिस तक हमारी पहुंच नहीं है उस चीज तक हमारी पहुंच को बनाना, यानी एक्सेसिबल बनाना उस चीज को, हमारे लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही कठिन प्रश्न था, एक समस्या थी। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं, मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहूँ। डॉक्टर जसमेर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही अंत में कि पॉलिसी मेकर्स का हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो कहा जाता है कि अगर कोई एक रेखा बड़ी खींची हुई है, उसको छोटा करने के लिए क्या किया जाए? उसको मिटा दिया जाए? नहीं, उसके बराबर में एक बड़ी रेखा खींच दी जाए तो अपने आप जो पहले खींची हुई रेखा वो छोटी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी ओर, दृष्टिबाधित जनों की ओर, दिव्यांग जनों की ओर जब लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है,
इसलिए कि वो क्योंकि समाज के उस मुख्य धारा से थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए कि हम उस समाज की मुख्य धारा से और आगे निकल जाएं, अपने आप को इतना सक्षम बना लें कि जो समाज के अन्य लोग हैं, जो दिव्यांगजन विकलांगजन नहीं है, दृष्टिबाधित नहीं है, वो हम पर निर्भर होना शुरू कर दें। जिस दिन वो स्थिति पहुंच जाएगी कि हम पर दृष्टि बाधित लोगों पर, ऐसे लोग जो दृष्टि बाधित नहीं है, वो उनकी निर्भरता हम लोगों पर कुछ हद तक होने लगेगी, क्योंकि हम इतने काबिल हो जाएंगे, हम अधिक काबिल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान अपने आप हमारी ओर जाना शुरू हो जाएगा। उनको अपने आप लगेगा कि नहीं, हमको इनके बराबर मतलब हमको इन्हें अपने बराबर नहीं लाना है, बल्कि सामान्य जनों को, विकलांग मतलब जो समाज की मुख्य धारा के लोग हैं, उनको हमारे बराबर आना है। जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे ओर सरकार का या पॉलिसी मेकर्स का ध्यान उतनी अच्छी तरह से नहीं जाएगा जितनी तरह से जाना चाहिए। और इस सब के लिए एकमात्र उपाय है, वो है अपने आप को सक्षम बनाना, शिक्षित बनाना, अधिक से अधिक शिक्षित बनाना, अपने आप को अधिक से अधिक योग्य बनाना। और इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ये जरूरी है कि हम अपने आप को उन चीजों तक अपनी पहुंच बनाएं, जिन चीजों तक हमारी पहुंच इस कारण से कि हम नहीं देख पा रहे हैं, बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आती है टेक्नोलॉजी। तकनीकी ने सदा से मनुष्य को वो कार्य करने के लिए सक्षम बनाया है जो वो अपने शारीरिक सीमाओं के कारण नहीं कर पाता है। देखिए, मनुष्य को ईश्वर ने एक बहुत ही लिमिटेड बीइंग यानी सीमित प्राणी बनाया है। उसकी जो शारीरिक शक्तियां हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, वो बहुत सीमित है। लेकिन जो उसने सीमाएं प्रदान की शारीरिक शक्तियों को कंट्रोल करके, उन सीमाओं को पार जाने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको मस्तिष्क दिया, दिमाग दिया। उस दिमाग से उसने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को या सीमाओं को पार किया। सबसे पहले आप जानते देखते हैं कि मनुष्य चलता था, लेकिन बहुत तेज नहीं चल पाता था, तो उसने पहिए का आविष्कार किया। तो पहिए के कारण वाहन बने, बैलगाड़ियां बनी, स्कूटर बने, कारें बनी, हवाई जहाज बने पहियों से ही, ट्रेनें बनी। उसने अपने चलने की गति को बहुत तीव्र कर लिया। तो इसी तरह से अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे ना देख पाने के कारण हम शिक्षा के क्षेत्र से अपने आप को बहुत पीछे महसूस कर रहे थे। तो उस जो हमारी शिक्षा के लिए पहुंच थी, शिक्षा के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? लिखित अक्षरों को पढ़ने की। जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमारी शिक्षा की सबसे प्रमुख और सबसे पहली बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि याद करके हम उतना कुछ नहीं जान सकते, याद करके हम उतना कुछ नहीं पढ़ सकते, सुन सुन करके उतना कुछ नहीं जान सकते जितना हम जानना चाहते हैं और जितना हमारे जानने की आवश्यकता है या हमारी इच्छा है। तो हमको लिखी हुई चीज को पढ़ने की जो समस्या थी, ना पढ़ पाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करना था। उस चीज को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जिस चीज का आविष्कार हुआ, उस सबसे आप लोग परिचित हैं, ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व विकसित की गई। किसने की, क्या किया, उसके क्या लाभ हैं, इन सब के विषय में मैं आज नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सब आप लोग जानते हैं कि ब्रेल लिपि ही एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को साक्षर बनाती है, निरक्षर से साक्षर बनाती है। ब्रेल लिखना पढ़ना कि उसको साक्षरता या लिटरेट बनाता है, और जब लिटरेट बन जाता है तभी वो अपना अध्ययन आगे बढ़ा पाता है। ब्रेल में लिखी जाने वाली किताबें, ब्रेल में उपलब्ध किताबें, ब्रेल लाइब्रेरीज, ब्रेल टेक्नोलॉजी, इन सब के विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आज की शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कहा जाता था कि पहले शिक्षा के लिए कागज किताब होना जरूरी था, आज की दुनिया में पढ़ने के लिए आपके पास यदि कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस नहीं है, जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल है, टैबलेट शामिल है, आईपैड शामिल है, ये सब चीजें अगर नहीं है आपके शिक्षा में, आपकी शिक्षा का हिस्सा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को ना तो साक्षर बना पाएंगे, ना शिक्षित बना पाएंगे। तो दृष्टिबाधित जनों के लिए अब इन सब चीजों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था? देखना। आप कंप्यूटर के मॉनिटर पे जो कुछ आ रहा है, मॉनिटर पर, उसको बिना देखे हुए नहीं जान सकते कि उसके ऊपर क्या आ रहा है, क्या उसको आगे करना है, क्या पढ़ना है। फोन की स्क्रीन पर जो कुछ आ रहा है उसको अगर आप नहीं जान पाएंगे
क्योंकि वो भी देख करके उसमें भी दृष्टि की आवश्यकता है, क्या लिख कर क्या आ रहा है, किस तरह का चित्र आ रहा है, किस तरह की फोटो आ रही है, इन सब के विषय में अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप किस प्रकार से कंप्यूटर का या फोन का, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। अभी जसमेर जी बता रहे थे कि आजकल जो कोविड काल में जिसने हमको एक तरह से, ठीक है निश्चित रूप से एक कैलेमिटी है, ये एक आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन इसने एक तरह से इस आपदा में भी मनुष्य ने अपने आप के लिए एक संपदा ढूंढ निकाली है, और वो संपदा है तकनीकी के माध्यम से स्वयं को शिक्षित करना और शिक्षकों के लिए अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्रदान करना। आज टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण से हम इतने बड़े स्तर पर पूरे भारतवर्ष से पता नहीं कहां कहां से इस वेबिनार में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं और कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए कंप्यूटर में बात है, जब कंप्यूटर का भारत में आगमन हुआ, जब लेट 80s में 1980 के दशक में, 1990 के दशक में हम लोगों ने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू किया हिंदुस्तान में, उस समय पर बहुत ही सीमित हुआ करती थी, कंप्यूटर की क्षमताएं भी अत्यंत सीमित हुआ करती थी। आज का एक कंप्यूटर उस समय के एक कंप्यूटर से ये मान के चले कि आवाज नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको नहीं आ रहा है कि सबको नहीं है, किसी को नहीं आ रहा है? आवाज स्पष्ट है सर, आप कंटिन्यू करें। आ रहा है ना आवाज? जी जी सर, हाँ जी सर, आवाज आवाज स्पष्ट है, आप कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 1980 के दशक में, 1990 के दशक में जब कंप्यूटर, सर आवाज नहीं आ रही है सर। आपको नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। अपना इक्विपमेंट एडजस्ट करें। है मित्र, आपसे निवेदन है कृपया एक बार लेफ्ट होके आप ज्वाइन कर लें, आपकी तरफ नेट का कोई इशू होगा। आवाज आ रही है, कृपया कार्यक्रम में व्यवधान न डालें। सॉरी सर, कंटिन्यू। ठीक है, ओके। तो 1980 के दशक में, 1990 के दशक में जब भारतवर्ष में, दुनिया में जब कंप्यूटर का आगमन हुआ, लोगों ने कंप्यूटर को सामान्य जीवन में लाना शुरू किया। पहले तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोगों ने सबसे पहले जो देखा था वो रेलवे में रिजर्वेशन के लिए, एयरप्लेन का टिकट लेने के लिए, बहुत बड़े बड़े कार्यालयों में एक कंप्यूटर को देखना प्रारंभ किया था। लेकिन जब से कंप्यूटर ने हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनना शुरुआत प्रारंभ किया, वो था 1980 का दशक के अंतिम वर्ष और 1990 के वर्ष। उस समय कंप्यूटर में आवाज नहीं आती थी, किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं आती थी। जो अधिकतम ध्वनि उस समय आया करती थी, एक तरह से बीप आती थी, पी टी करके, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था, ध्वनि का कोई काम ही नहीं था। तब हमारे देश में एनएबी दिल्ली ने दृष्टिबाधितों के लिए एक जो इक्विपमेंट उपलब्ध था उसके माध्यम से कंप्यूटर के साथ जोड़कर थोड़ी थोड़ी आवाज आनी शुरू हुई, कुछ अक्षर बोलने उसने शुरू किए, दृष्टिबाधित जनों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया था। लेकिन 1995 में जब विंडोज 95 लॉन्च हुआ, उसके बाद में कंप्यूटर में ध्वनि आनी शुरू हुई, आवाज आनी शुरू हुई। हम जो शब्द बोल रहे हैं उस तरह के शब्दों का कंप्यूटर ने भी कंप्यूटर से निकलने लगे, ऑडियो डिवाइसेस उसमें जुड़ने लगी। तो जिस चीज की आवश्यकता महसूस की गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो ये थी कि स्क्रीन पर जो कुछ लिख करके आ रहा है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर लिख करके आ रहा है, उसको दृष्टिबाधित जनों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, उस तक दृष्टिबाधित जनों की पहुंच बनाई जाए। और उसका क्या तरीका था कि जो स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जो स्क्रीन पे जो कुछ लिख करके आ रहा है उसको पढ़ करके दृष्टिबाधित जन को बताए, इस्तेमाल करने वाले जो नहीं देख पा रहा है उसको बताए कि स्क्रीन पर ये आ रहा है। तो उसके अनुसार दृष्टिबाधित जन उस कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के उसके साथ में इंटरेक्ट कर सके, उसमें लिख सके, या उस पर जो कुछ लिख करके आ रहा है उसको सुन सके। और इस तरह से प्रारंभ हुआ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाना दृष्टिबाधित जनों द्वारा, जिसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का सबसे पहले इस्तेमाल होना शुरू हुआ, सॉफ्टवेयर तो बहुत से आए लेकिन जो बहुत पॉपुलर हुआ सॉफ्टवेयर वो था जॉज। जॉज मैंने जॉब एक्सेस विद स्पीच, JAWS। जॉज, जॉब यानी जो कुछ कंप्यूटर पर हम काम कर रहे हैं वो, एक्सेस उस तक पहुंच, विद स्पीच ध्वनि के माध्यम से। इसी
श्रेणी में इसी कड़ी में एक और सॉफ्टवेयर आया था, विंडो आइज, क्योंकि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे कंप्यूटर चलता है, वो दुनिया में सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का। तो उन्होंने बनाया विंडो आइज। फिर विंडो आइज के साथ साथ क्या हुआ कि एक आवाज उठी दुनिया में एक, कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसपे किसी भी मनुष्य की पहुंच को बाधित किया जाए। हर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हर व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज तक पहुंच नहीं है आपकी। अगर कंप्यूटर बना है तो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल हर व्यक्ति द्वारा किया जाना संभव होना चाहिए, चाहे उसे दिखाई दे या ना दे, चाहे उसे सुनाई दे या ना दे, चाहे उसके हाथ काम करें या ना करें। लेकिन अगर कंप्यूटर दुनिया में है, जीवन का एक हिस्सा है, तो हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। तो कंपनियों के लिए, विदेशी, भारतवर्ष में तो इतना नहीं हो पाता है अभी, हम जैसा कि बताया कि पॉलिसी मेकर्स का इस ओर इतना अधिक ध्यान नहीं गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने विकसित देश हैं उसमें ये बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको हर चीज को हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल बनाना है। तो हर सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कंप्यूटर में नैरेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर डाला, जिससे किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े। नैरेटर यानी पढ़ के बोलने वाला, विवरण देने वाला एक उन्होंने एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर डाला, जिस नैरेटर के माध्यम से दृष्टिबाधित जन कंप्यूटर का बिना जॉज या बिना विंडो आइज के इस्तेमाल कर सके। जॉज बहुत महंगा सॉफ्टवेयर था। तो जानते हैं सॉफ्टवेयर बनाने का लोगों को एक तरह से नशा होता है। लोग सॉफ्टवेयर जैसे अपनी बात को कहने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप करने का बड़ा एक नशा होता है। हर कोई पैसा कमाने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है। इस समय दुनिया में अगर 1 लाख सॉफ्टवेयर हैं तो उसमें ये जान लीजिए कि 99,000 सॉफ्टवेयर फ्री हैं, जो लोगों ने सिर्फ अपने शौक में बनाए हैं, और वो कमर्शियली, क्या मतलब, बिल्कुल इस तरह से उपलब्ध होंगे जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। उदाहरण के लिए जॉज खरीदा जाने वाला सॉफ्टवेयर है, विंडो आइज को खरीदा जा सकता है, लेकिन जॉज और विंडो आइज तब नहीं इस्तेमाल होता है। उसके मुकाबले का एक सॉफ्टवेयर आजकल लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका नाम है NVDA, यानी NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, बिना देखे डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर को, कंप्यूटर तक पहुंचना, NVDA। ये जॉस के ही टक्कर का सॉफ्टवेयर है, कहीं किसी दृष्टि से तो जॉस से भी बेहतर है। फ्री वेयर है, बिना पैसे का सॉफ्टवेयर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। NVDA अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके बिना किसी धनराशि को व्यय किए हुए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कंप्यूटर को पूरी तरह से बिना किसी समस्या के संचालित कर सकते हैं, बिना देखे हुए। जो जॉस है वो महंगा सॉफ्टवेयर है, NVDA निःशुल्क है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया में अगर 1 लाख सॉफ्टवेयर तो 99,000 सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर में है, निःशुल्क आपको उपलब्ध होते हैं। तो इन निःशुल्क सॉफ्टवेयर की श्रेणी में एक सॉफ्टवेयर मैंने जैसा कि आपको बताया वो है NVDA। NVDA सॉफ्टवेयर की बाद में हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर को आप NVDA के माध्यम से या जॉज के माध्यम से पूरी तरह से अपने, जहां तक आपकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को 100% नहीं तो कम से कम 90% से अधिक तो आप पूरा कर ही सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की बात अभी हुई थी, हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज, मूक्स है या और भी बहुत सारे कोर्सेज है, ई पाठशाला है, इंटर्नशिप है, बहुत सारी चीजें आज की तारीख में जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप, बहुत से निःशुल्क भी हैं, बहुत से पे करके भी, यूडीमी है, बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं जो अपना ऑनलाइन ही प्रसारण करते हैं। एक यूट्यूब पर दृष्टि IAS कोचिंग करके है, जो यूट्यूब पर उसका चैनल बना हुआ है, जिस पर आपको IAS से संबंधित बहुत सारी कोचिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर्स, बहुत उच्च श्रेणी के, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसी प्रकार से एक खान GS रिसर्च सेंटर है, जो एक साथ ऐप के माध्यम से 2.5 लाख लोगों को डेली पढ़ाते हैं, और उनके यूट्यूब पे 300-350 लेक्चर्स आधे आधे घंटे के पढ़े हुए
निश्चित रूप से मतलब जब अच्छा उनका तो उस चैनल का निःशुल्क है, वो भी उद्देश्य ये है कि भाई हम भारत के 10 करोड़ बच्चों को कम से कम कंपटीशन के लिए तैयार कर सकें। आधे घंटे में हर विषय पर 25 मिनट 20-25 मिनट में सब कुछ बता डालते हैं खान साहब, और इतने रुचिकर ढंग से बताते हैं कि जब बताते हैं उन्होंने कोचिंग शुरू की थी, पहले दिन 6 बच्चे थे, दूसरे दिन 140 बच्चा उनकी क्लास में आ गया था, और आज की तारीख में और मतलब जो YouTube चैनल तो बिल्कुल निःशुल्क है। तो अब YouTube तक हम कैसे पहुंचेंगे, हमारा दृष्टिबाधित भाई कैसे पहुंचेगा? आप अपने छात्रों को, अध्यापकगण कैसे उसको बताएंगे कि आपको पढ़ने के लिए आज की तारीख में किसी भी विषय पर विषय वस्तु की कमी नहीं है। आज की तारीख में समस्या कमी की नहीं है, समस्या अधिकता की है। टुडे द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ स्कैंटी मैंने कमी नहीं बल्कि प्लेंटी, अधिकता की समस्या है। हम क्या चीज चुने, क्या चीज छोड़ दे अपने पढ़ने के लिए। तो एक अध्ययन करने वाले व्यक्ति को, यदि हम पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को उस स्थिति तक नहीं पहुंचाएंगे, यानी हम बच्चे को कलम कागज तख्ती पर लिखना पढ़ना नहीं सिखाएंगे, तो अगर दुनिया में इतनी सारी किताबें पढ़ें तो कैसे पढ़ेगा? तो हमको दृष्टिबाधित बच्चे को इन कुछ तकनीकों के माध्यम से, जिससे कि कंप्यूटर पर या इंटरनेट को आसानी से ऑपरेट कर सके, उन चीजों को सिखाने के लिए, उन चीजों तक पहुंचाने के लिए हमको दृष्टिबाधित बच्चों को, अपने छात्रों को कुछ टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनी है। जिस टेक्नोलॉजी में यदि कंप्यूटर है तो हमको उसको एनवीडीए, जॉस जैसी चीजों को बताना है, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाना है, साथ ही किस प्रकार से वो वर्ड, MS वर्ड या इंटरनेट या यूट्यूब या और जी गूगल पर उपलब्ध सामग्री को किस प्रकार से वो सुन सकता है, पढ़ सकता है, जो कि हिंदी, इंग्लिश या दुनिया की बहुत सी भाषाओं में ये सब सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, उनका प्रयोग कर सकता है। अब क्या हुआ कि ऐसा महसूस किया गया कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? 3-4 चीजों के लिए मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, मतलब दुनिया की 99.5% जनसंख्या कंप्यूटर का प्रयोग 4-5 चीजों के लिए करती है, जिसमें एक इंटरनेट है। इंटरनेट पर आपने ईमेल कर लिया, आपने गूगल कर लिया, आपने कोई मूवी देख ली, वीडियो देख लिया, कोई लेक्चर सुन लिया, आपने व्हाट्सएप कर लिया, चैटिंग कर ली, आपने कुछ वर्ड में लेक्चर मतलब अपना कोई एसे, निबंध या कुछ लिख लिया या कुछ लिखा हुआ पढ़ लिया। मुख्य रूप से इन 3-4 चीजों के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, और कंप्यूटर हर किसी के पहुंच में नहीं था। कंप्यूटर की कीमत आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो आज से 30 साल पहले भी 30,000 रुपए थी, आज भी 30,000 रुपए। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय का कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में जो दूरियां, मतलब जो तरक्की हुई है, वो लाख गुना से भी ज्यादा की तरक्की हो गई है। तो वैज्ञानिकों ने, डेवलपर्स ने ये सोचा कि भाई हम क्यों ना इस कंप्यूटर की इन 3-4 चीजों को लोगों के हाथ में पहुंचा दें, क्योंकि कंप्यूटर खरीदना हर किसी के बस की नहीं था। हर विद्युत की मतलब हर जगह पर उपलब्धता नहीं थी। गाँव में आज भी कंप्यूटर चलाना, तो क्या मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी लोगों को बैटरी किराए पर लेनी पड़ती है, किराए पर देना पड़ता है। विद्युत की हर जगह पर आपूर्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में ये समस्याएं थी, तो इनको दूर करने के लिए विकासकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस कंप्यूटर को क्यों ना हम लोगों के हाथ में पहुंचा दें। उसके लिए मोबाइल फोन ऐसे बनाए गए, स्मार्टफोन बनाए गए, जिनमें ये 3-4 चीजें सब आपको उपलब्ध है। आप यूट्यूब कर सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और छोटा मोटा वर्ड प्रोसेसिंग का काम भी, लिखने पढ़ने का काम भी आसानी से आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। तो जब मोबाइल आया तो मोबाइल पर तो जॉस चलेगा नहीं और ना ही एनवीडिया चलेगा। तो 2 प्लेटफॉर्म, 3 पहले जब बटन वाले फोन आया करते थे, उन बटन वाले फोन्स को दृष्टिबाधित जनों तक पहुंचाने के लिए टॉक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर आया करता था, वो डाला गया, वो बनाया गया, जिसमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जिन फोन्स में होता था, सिम्बियन 6, वो तब नहीं उपलब्ध है, तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस जान लीजिए कि टॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जो बटन वाले फोन को, जिनमें स्क्रीन हुआ करती थी, थोड़ा इंटरनेट की फैसिलिटीज भी हुआ करती थी, जिसमें SMS हो जाते थे, काफी कुछ हो जाता था, आपको ध्यान होगा बटन वाले स्मार्टफोन्स। उन फोन्स में टॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर पड़ता था, जो स्क्रीन पर आने वाली हर चीज को पढ़ करके, बोल करके इस्तेमाल करने वाले को बता दिया करता था। फिर और विकास हुआ, स्मार्टफोन आए, टच फोन आए। अब टच फोन को दृष्टिबाधित जन कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसमें तो बटन है नहीं, वो फोन कैसे मिलाएंगे? 1, 2, 3, 4 अंक कहाँ पर है? या स्मार्टफोन पर वो इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो
जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक नियम है कि आपको जो भी चीज बनाएंगे उस चीज को हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल, हर व्यक्ति की पहुंच हो सके उस तक, ये बनाना आवश्यक है। तो एंड्रॉयड और iOS दो प्लेटफॉर्म्स पर फोन है। एंड्रॉयड फोन में जितने भी बाकी फोन है, आईफोन को छोड़ करके वो सब थे, और आईफोन वालों ने अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना एक अलग चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर था वो बनाया। अभी हम बोलने वाले सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, वो बनाया iOS। तो आईफोन का आई सिंबल है, ओएस मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड फोन्स में जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिससे कि दृष्टिबाधित जन जो नहीं देख सकते हैं वो इस्तेमाल कर सकें एंड्रॉयड फोन को अच्छे से, उसका नाम था टॉकबैक। एक्सेसिबिलिटी, जब एंड्रॉयड फोन को चालू करेंगे उसके अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो एक जगह पर आता है एक्सेसिबिलिटी, पहुंच, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, कम सुनते हैं जो लोग कम देख पाते हैं उनके लिए ऑप्शन है, स्क्रीन को कैसे बड़ा किया जाए, या कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, आप लोगों को कलर ब्लाइंड के बारे में मालूम होगा, तो उनके लिए अलग कौन सा रंग वो नहीं देख सकते, उस रंग के अलावा बाकी सब रंग उस रंग को छोड़ के दूसरे रंगों में स्क्रीन पर लिख करके आए, या स्क्रीन पर लिखे हुए अक्षर बड़े हो जाएं। एक्सेसिबिलिटी में ये सब चीज ऑप्शंस उसमें दी गई हैं, और उसमें एक ऑप्शन दिया गया है टॉकबैक का। टॉकबैक जब ऑन करते हैं तो एंड्रॉयड फोन पर जो कुछ भी लिख करके आ रहा है या जो इमेजेस आ रही हैं, फोटो आ रही हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, या आपको अब कहाँ पर बटन, मतलब कहाँ पर आपको क्लिक करना है, टैप करना है, टच करना है, जिससे कि आप नंबर डायल कर सकें, या इंटरनेट पर आने वाले लिंक्स को एक्टिवेट कर सकें, या जूम या गूगल मीट को इस्तेमाल करते समय आप अपना कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ, या माइक्रोफोन म्यूट अनम्यूट कर सकें, मीटिंग लीव कर सकें, या जान सकें कि कितने लोग मीटिंग में हैं। ये सब चीजें टॉकबैक नाम का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड फोन पर बोल करके बताने लगा। आज की तारीख में हम जो लोग दृष्टिबाधित हैं, जो नहीं देख सकते हैं, जो एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टॉकबैक के माध्यम से, टॉकबैक में दिन प्रतिदिन नए नए डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। वो व्हाट्सएप का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, फोन डायल करते हैं, नंबर सेव करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, गूगल पर मैप लगा करके अपना रास्ता, अगर गाड़ी में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, तो उस टैक्सी को रास्ता या रिक्शे वाले को रास्ता बताते हैं कि अब तुम बाएं चलो, दाएं चलो, क्योंकि मैप लगा करके मैप भी आपको बताता जाता है, बोल करके बताता है कि कितने मीटर की दूरी से आपको बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, सीधे चढ़ना है, चौराहा है तो आपको दूसरा मोड़ मुड़ना है, तीसरा मोड़ मुड़ना है, या फिर सीधे जाना है। मैप के माध्यम से आप सब कुछ बता देते हैं। या आप इतने सारे एप्स आ गए हैं, फूड आपको ऑर्डर करना है, उबर टैक्सी ऑर्डर करनी है, या आपको बैंक का कोई काम करना है, यहाँ तक कि आप बैंक में लेन देन कर सकते हैं, फोन का बिल पे कर सकते हैं, लोगों को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सब कुछ अपने एंड्रॉयड फोन पर टॉकबैक के माध्यम से ये सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ टॉकबैक नाम का एक एक्सेसिबिलिटी का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने स्मार्टफोन को ना देख सकने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल, यानी पहुंच के योग्य बना दिया है। तो जितने भी हमारे प्रशिक्षु अध्यापक गण हैं जो शिक्षण ले रहे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए जरूरी हो जाएगा कि वो टॉकबैक या iOS पर आऊंगा जो आईफोन का सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में, जॉज के बारे में, एनवीडिया के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लें, ताकि सीख लें, वो अपने बच्चों को ये सब चीजें पढ़ा सकें, बता सकें, ताकि उनका दृष्टिबाधित बच्चा सामान्य बच्चों से किसी भी स्थिति में पीछे ना रह जाए, उसको समाज में अपने दोस्तों के साथ या टीचर्स के साथ में कभी भी ऐसा महसूस ना हो, या उसको लोग ऐसा महसूस ना करें यार इसको देखना नहीं आता, कैसे इंटरनेट करेगा, कैसे हमारे साथ पढ़ेगा, कैसे फिल्म देखेगा। अब फिल्म देखने के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा इस विषय में चर्चा करें, फिर देखना किस तरह से संभव होता है वो भी बताऊंगा। तो टॉकबैक आपको सीखना है बहुत अच्छे से, बहुत कठिन नहीं है,
मुश्किल से टॉकबैक जब आप ऑन करते हैं तो फोन को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। आप किसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए, किसी लिंक को एक्टिवेट करने के लिए एक की जगह 2 बार टैप करते हैं, क्योंकि जब आप एक बार छूते हैं तो उस लिंक तक पढ़ करके बताता है कि ये वाला लिंक है। जब उसको डबल टैप करते हैं तब वो एक्टिवेट होता है। थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन अगर आपको सीखना आपके लिए एक मतलब आवश्यक होना चाहिए। मेरा डॉक्टर जसमेर से भी अनुरोध है कि जो ये टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर हैं इन पर हम वेबिनार तो करें, लेकिन आरसीआई के माध्यम से इन सॉफ्टवेयर्स को जो हमारा करिकुलम है टीचर्स के लिए उसमें एक पेपर में शामिल किया जाए। हालांकि कंप्यूटर है शामिल, लेकिन उसमें स्पेसिफिक रूप से अब कंप्यूटर के साथ साथ जो मोबाइल फोन पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी जोड़ा जाए। एक पूरा पेपर होना चाहिए जिसमें कंप्यूटर पे इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर, फोन पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर की जानकारी और उनका किस प्रकार से हमारे छात्रों को सिखा करके उनको सिखाया जाएगा कि प्रयोग किया जाए, किस तरह से वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकें, किस तरह से वो यूट्यूब पर या और प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सामग्री को पढ़ सकें, ऑडियो बुक्स को सुन सकें, पढ़ सकें उन फोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से। तो इस तरह का एक पूरा पेपर जो है 2 सेमेस्टर, 4 में से कम 2 सेमेस्टर में, फर्स्ट में ना होना चाहिए, कम से कम सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में जरूर होना चाहिए, जिससे कि हमारे अध्यापकगण इस चीज को सीखने के लिए बाध्य हो, ताकि वो आगे जाकर के अपने बच्चों को सिखा सके। आज की तारीख में ये वेबिनार सिर्फ वो लोग करें जिनको थोड़ा सा शौक है, उनके लिए जानना मजबूरी नहीं है। इस चीज को जानना जब तक मजबूरी नहीं बनाया जाएगा तब तक हमारे अध्यापकों को इस चीज में उतनी रुचि नहीं आएगी कि वो सिखा सके अच्छी तरह से। है तो टॉकबैक मैंने बताया एंड्रॉयड फोन्स पर आता है। नमस्कार सर। जैसा आपने बताया सर, कमिंग हम अपनी वेब सीरीज के अंदर जो जी मोबाइल एप्स है और अन्य चीजें हैं, हम अनुरोध करेंगे अपने टीचर ट्रेनिंग सेंटर से, जब तक ये फॉर्मली आरसीए के माध्यम से नहीं आता, कि हम इनको अपने सीआरई के माध्यम से एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। सीआरई के माध्यम से तो डॉक्टर थैंक यू जसमेर साहब कर ही रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग आरएसवीआई की ओर से एक सीआरई प्रोग्राम भी 2 दिन का कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी को लेकर के। लेकिन वही होता है ना कि एक परीक्षा के उद्देश्य से किसी चीज को सीखना और एक वर्कशॉप में सीखने में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। नहीं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेटर ऑन हम इसमें इस बात को अपने पटल पर रखेंगे अपने माध्यम से। जब भी सिलेबस को हम दोबारा रिवाइज करेंगे तो उस दौरान हम अपनी तरफ से इसको भेज देंगे। सर आप हमें मेल कर देना कि मोबाइल ऐप के जो आप यूजर्स हैं कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो सिलेबस में आने चाहिए। सर हम अपनी तरफ से, अपने डायरेक्टर की तरफ से आरसीआई को जरूर रिकमेंड करेंगे सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो आज की तारीख में जैसा कि मैंने बताया कि जैसे शिक्षा के लिए कागज कलम या अक्षर ज्ञान आवश्यक था, तो आज की तारीख में आपकी शिक्षा पूरी हो ही नहीं सकती अगर आप कंप्यूटर या फोन का, इंटरनेट का, इस तरह की चीजों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें तो ये बिल्कुल आपकी शिक्षा अधूरी होगी। निश्चित रूप से आज की तारीख में जान लीजिए कि जिनको कंप्यूटर नहीं आता है उनको लोग शिक्षित थोड़ा मतलब कम समझते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अशिक्षित समझते हैं, लेकिन शिक्षित नहीं समझते। अशिक्षित भले ही ना समझे पर शिक्षित नहीं समझते हैं। मजबूरी भी है और वास्तविकता भी है। इसी वास्तविकता को हमको फेस करना पड़ेगा। आप देखिए ना, आज से 2 साल पहले हम लोग जितने लोग आज की तारीख में वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, कंप्यूटर पर पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, अपना जो शिक्षण सामग्री है वो कंप्यूटर पर अपलोड करके, इंटरनेट पर अपलोड करके या मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने छात्रों तक पहुंचा रहे हैं, इन सब चीजों में कितने कंफर्टेबल थे आज से 2 साल पहले? कितने लोगों को आता था? कितने लोगों ने 1.5 साल पहले जब कोरोना आया या ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, लॉकडाउन लगा, तो इन सब चीजों को कितनी तेजी से सीखा है। और इस 1 साल 1.5 साल में हम टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा अपने आप को एडवांस कर चुके हैं कि आज की हम खाली विकलांगजनों की बात नहीं कर रहे हैं, दृष्टिबाधित जन भी, जो ओल्ड एज के लोग थे, जो कंप्यूटर को छूने से, जो खाली बटन का फोन इस्तेमाल करना चाहते थे, वो सब लोग आज की तारीख में, बड़े बड़े लोग, एजेड लोग, जिन्होंने कभी कंप्यूटर के बारे में सोचा भी नहीं था, वो सब वेबिनार में पार्टिसिपेट करने लगे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो हमारे लिए आवश्यकता, मतलब जैसा कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो इसी तरह से
हमारी आज की तारीख में आवश्यकता है कि हम तकनीकी रूप से अपने आप को सक्षम बनाएं, और अपने आप को सक्षम बनाने के लिए हमारे अध्यापकगण जब हमारे दृष्टिबाधित छात्रों जब स्वयं सीखेंगे तभी दृष्टिबाधित छात्रों को सिखा पाएंगे, और जब सिखाएंगे तभी उनके दृष्टिबाधित छात्र उस स्थिति तक पहुंचेंगे जिस स्थिति में वो ये कह सकते हैं कि जो सामान्य छात्र हैं, उनके साथ के साथी गण हैं, उनको वो खुद पढ़ा सके। ये कहने के बजाय कि भाई तुम मुझको बता दो कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया, वो दृष्टिबाधित छात्र हमारा बाकी छात्रों को बताए कि देखो आज कक्षा में ये पढ़ाया गया था, अब तुमको ये पढ़ना है, ये सीखना है। नोट्स लेने की बजाय नोट्स देना शुरू कर दे हमारा दृष्टिबाधित छात्र। जब वो स्थिति आ जाएगी तब हम समझेंगे अपने आप को कि हाँ, हमने अपने आप को निश्चित रूप से किसी तरह से एम्पायर किया है, सशक्त बनाया है। तो हमको नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमको नोट्स देने की जरूरत पड़नी चाहिए। अब बहुत सारी समस्याएं आती हैं, चीजें पैदा हुई, तकनीकी डेवलप हुई। जैसे कि आप देखिए ना, पहले कार बनी, कार में लोगों को गर्मी लगने लगी तो एसी लगने लगा। अब जब एसी आया, लगातार एसी चलता तो लोगों को ठंड लगती है, भाई इसमें थर्मोस्टेट लगाया जाए कि जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच जाए तो एसी अपने आप बंद हो जाए। अब देखा कि भाई टायर गर्म हो जाते हैं तो उसमें लोगों ने नाइट्रोजन गैस भरनी शुरू की, ईंधन की खपत को रोकने की कोशिश की, सीटों को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया। लोग कार में बैठ करके ट्रेवल करते, लगा बाहर का शोर आता है तो ऐसी खिड़कियां बनाई गई, ऐसे शीशे बनाए गए जिससे कि बाहर का शोर मिनिमल, कम से कम आ सके। तो तकनीकी भी धीरे धीरे डेवलप होती है। लिखे हुए अक्षर तो टॉक में पढ़ लेता था। अब प्रश्न ये हुआ कि बहुत सी पीडीएफ आती हैं, पीडीएफ आप जानते हैं, प्रिंटेबल डेटा फॉर्मेट कहा जाता है, जिसमें या इमेज आती है। आप अक्सर क्या करते हैं, आपको से कोई, पहले फैक्स इस्तेमाल हुआ करता था, फैक्स से लोग एक जगह से कागज भेजते, दूसरी जगह पर उसकी फोटो खींच जाती थी। आज की तारीख व्हाट्सएप पर भाई जरा डॉक्यूमेंट है, इसको भेज दो, तुरंत वो फोटो खींचता है, डॉक्यूमेंट भेज देता है। अब टॉकबैक, जॉज, एनवीडीए या जो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर थे जो स्क्रीन पर लिखी हुई चीज को पढ़ते थे, उनकी एक सीमा थी कि जो अक्षर होते हैं उनकी एक आस्की वैल्यू होती है, टेक्स्ट वैल्यू होती है अक्षरों की। इसकी बहुत डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर टॉपिक थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। सिर्फ इतना समझ लेते हैं, जो लिखे हुए अक्षर होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है कंप्यूटर में। उस वैल्यू को तो कंप्यूटर या फोन पहचान लेता था, लेकिन जो इमेज होती है, फोटो होती है, चित्र होता था, जिसमें चित्र व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है, या लिखे हुए पृष्ठ का भी हो सकता है, जो लिखा हुआ पेज है। अब उसमें क्या लिखा है उसको आपने फोटो खींच के भेज दिया। अब कंप्यूटर या फोन उन अक्षरों को एक फोटो की तरह देख रहा है, उसके लिए तो पता नहीं कि अक्षर है, उसको तो फोटो लग रही है। अब जो दृष्टिबाधित जन थे, जो टॉकबैक का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई कैसे पढ़ेंगे, तो कह रहा है कि फोटो, इमेज, इमेज, इमेज। तो सॉफ्टवेयर फिर डेवलप किए गए, सॉफ्टवेयर को और एडवांस बनाया गया, जिसको कहा गया OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिससे इस फोटो के माध्यम से जो आपके पास में टेक्स्ट आया, पृष्ठ लिखा हुआ आया है, उस पृष्ठ को वो अक्षरों में बदल दे। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, कुछ एप्स डेवलप किए गए, जैसे एनविजन नाम का एक ऐप है, ENVISON। तो जब भी आप व्हाट्सएप में या ईमेल में कोई आपके पास में फोटो आती है लिखे हुए कागज की, तो आप उसको एनविजन करते हैं, एक बटन दबाते हैं, उसमें जब पूछता है क्या इसको क्या करना है, उसमें पूछेगा कि एनविजन करें। तो जैसे आप एनविजन करने की बात कहेंगे तो वो उस लिखे हुए पृष्ठ को OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नामक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस फोटो में उभरे लिखे हुए अक्षरों को अक्षरों में बदल देगा और आपको पढ़ के सुना देगा। तब ये समस्या भी नहीं रह गई कि हम किसी से कहें कि भाई अगर हमको डॉक्यूमेंट एक ऐसा भेजा जिसकी फोटो खींच के भेज दी है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो एनविजन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, या गूगल ग्लासेस, गूगल लुकआउट, ये भी आपको पढ़ करके बता देते हैं। या आजकल एक और एंड्रॉयड में आया है इंस्टा रीड, नया डेवलप होकर के आया है। इंस्टा रीड के माध्यम से भी आप हिंदी या इंग्लिश, दूसरी भाषाओं में भी है, इन जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में फोटो के माध्यम से आता है, किसी ने, आपके दोस्त ने फोटो खींचकर कोई चिट्ठी भेज दी, कोई लेटर भेज दिया, कोई सर्कुलर भेज दिया, तो आप दृष्टिबाधित आपका जो छात्र है वो सीधे सीधे उठा करके एनविजन करेगा, या इंस्टा रीड के माध्यम से, या गूगल ग्लासेस के माध्यम से, या गूगल लुकआउट के माध्यम से सीधे सीधे पढ़ लेगा।
ये क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए उसके किसी साइटेड दोस्त ने कहा भी आज तुम क्लास में नहीं आए थे, टीचर ने कुछ नोट्स दिए थे, तो दृष्टिबात के यार नोट्स तुम क्या ऐसा करो कि मुझको फोटो खींच के भेज दो। सीधे सीधे कहेगा, वो ये नहीं कहेगा तुम ये डिक्टेट कर दो, कहेगा फोटो खींच के भेज दो। जैसे ही फोटो खींच के भेजेगा ये व्यक्ति अपना कंप्यूटर पर या अपने फोन पर इन एप्स के माध्यम से उसको पढ़ लेगा, सीख लेगा। उसके लिए अब ये समस्या भी खत्म हो गई। iOS, अच्छा एक और अभी उसमें बाद में आते हैं। iOS जो आईफोन्स हैं उनमें जो एक्सेसिबिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है वॉइस ओवर। जैसे एंड्रॉयड फोन्स में मैंने बताया टॉकबैक होता है, iOS या आईफोन्स में, आईपैड्स में जो इस्तेमाल करने के लिए बोलने वाला सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं वॉइस ओवर। वॉइस ओवर ने भी बहुत तरक्की की टॉकबैक की तरह से। वॉइस ओवर में अब एक नया फीचर भी आ गया है जो कहता है इमेज डिस्क्रिप्शन। इमेज को डिस्क्राइब कर देता है क्या इमेज आ रही है, पेड़ है, बच्चे हैं, लोग खड़े हुए हैं, नदी है, जो भी कुछ है बता देगा आपको। यहाँ तक कि आप iOS या एंड्रॉयड फोन के माध्यम से अब इतनी भी सुविधाएं हो गई हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डल गया है, अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं किसी की तो बताएगा फेस इन द सेंटर, फेस ऑन द राइट, फेस ऑन द लेफ्ट, फेस ऑन द बॉटम साइड। तो आप उस कैमरे को थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं, सेट करके। जब आपको लगे कि यहाँ कैमरा बिल्कुल सेंटर में आ गया स्क्रीन की, फोटो जिसका आप फोटो खींचना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे तुरंत आप उसकी फोटो भी, बच्चे की या जिसकी भी सामने वाले व्यक्ति की फोटो खींचना चाहते हैं, फोटो खींच लेंगे। तो बहुत सी चीजें, मैं एक वो पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, कहीं कुछ सुन रहा था, तो उसमें उसने बोला कि आई एम प्राउड टू बी ब्लाइंड। उसने कहा कि मैं आई एम प्राउड टू बी ब्लाइंड, वाई? मेरे ब्लाइंड होने की वजह से तकनीकी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया है दुनिया में कि वॉइस रिकॉग्निशन जैसी चीजें सिर्फ इसलिए डेवलप हो पाई दुनिया के लिए, सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि उनकी आवश्यकता शुरू में ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए हुई थी। I am proud to be blind because I have taught the world to be sensitive towards those who are not able to see. I am proud to be blind because I have been able to train a number of animals, the guide dogs. उनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ब्लाइंड थे, उनको जरूरत थी। इसीलिए कहते हैं ब्लाइंड होने की वजह से हमने बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट किया इस दुनिया के लिए, जिनमें एक ये टॉकबैक या बोलने वाले सॉफ्टवेयर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा स्तर है, जिसकी वजह से ये चीजें, इन चीजों की आवश्यकता महसूस हुई और इन चीजों को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी तरह से जैसा कि मैंने बताया कि आप फोन में टॉकबैक है, वॉइस ओवर है, या कंप्यूटर पर जॉज है, एनवीडीए है। अब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कुछ ऐप्स के बारे में, आप 1-2-3 ऐप्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा, कि भाई बड़ी मुश्किल होती है, ब्लाइंड के लोग कहते हैं तुम पिक्चर कैसे देखते हो यार। जब भी कोई ब्लाइंड व्यक्ति, मैंने पिक्चर देखी, सीरियल देखा, तो तुम कैसे देखते हो भाई? तो कहता है कि भाई मैं सुन करके पूरी स्टोरी समझ लेता हूँ। तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यार बहुत सारे सीन्स तो ऐसे आते हैं जिनमें खाली म्यूजिक होता है या खाली कुछ बोला नहीं जा रहा था लेकिन घटनाएं घटित हो रही होती हैं। दुनिया में, मैं जैसा कि मैंने कहा कि एक्सेसिबिलिटी या मानव की जो वैल्यू है, मनुष्य की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू को देखते हुए उसकी किसी कमी के लिए लोगों ने प्रयास की और बराबर लाने की हमेशा कोशिश की। तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज आई। यानी पिक्चरों में क्या होता है, आज मैं अभी हिंदुस्तान के बारे में बताऊंगा। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम से, नेटफ्लिक्स है या एप्पल टीवी है या प्राइम टीवी है, बहुत सारी जो इंटरनेशनल सीरीज बनती हैं, बहुत सारे जो इंटरनेशनल सीरियल्स बनते हैं, वेब सीरीज बनती हैं, मूवीज बनती हैं, उनमें एक एक्सेसिबिलिटी का फीचर डाला जाता है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन। यानी जहां पर भी सीन में कुछ बोला नहीं जा रहा होगा या जहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा जो खाली देखने वाला समझ सकता है, देख करके जानेगा, उस चीज को ऑडियो डिस्क्राइब कर दिया जाता है उसी जगह पर। जैसे गाना, म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक के दौरान कोई व्यक्ति कमरे में घुसा, उसने कोई चीज उठाई और लेकर के चला गया, या 4 व्यक्ति आए और उन्होंने किसी व्यक्ति को मारा और चला गया। अब आपको तो नहीं पता चला कि कोई व्यक्ति आया था, मार करके चला गया। तो उस सीन में जहां पर खाली म्यूजिक बज रहा है या कुछ नहीं बोला जा रहा है, वहां पर तुरंत एक ऑडियो में आवाज आएगी और बताएगी कि इस समय पर स्क्रीन पर ये हो रहा है।
जैसे हिंदी में एक धोबी घाट पिक्चर आई थी, वो ऑडियो डिस्क्राइब्ड ही रिलीज हुई थी। या एक ऐप का डेवलपमेंट किया गया है एक्सेल सिनेमा करके। एक्सेल सिनेमा में अभी बहुत सारी मूवीज नहीं आई हैं हिंदी की, लेकिन कुछ आ गई हैं। शोले है, इसके अलावा आपकी ये तारे जमीन पर है, इसके अलावा भी आई थी संजू, आई थी, कुछ और मूवीज आई, जिनको क्या किया कि जहां जहां पर म्यूजिक का चैनल था उस चैनल पर उस जगह पर ऑडियो डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया। अब किया गया कि भाई ऑडियो डिस्क्रिप्शन यदि मूवी है तो व्यक्ति हॉल में जाके कैसे देखे। अब इसके लिए एक्सेल सिनेमा में सॉफ्टवेयर में ऐसा ऐप डेवलप किया गया कि आप हॉल में अपना आईफोन ले जाइए, इंटरनेट आपका होना चाहिए, आप ईयरफोन लगा लीजिए, फोन से कनेक्ट करके एक्सेल सिनेमा, जो आवाजें पिक्चर की आ रही होंगी, मूवी की थिएटर हॉल में सुनाई दे रही होंगी, उन आवाजों के दौरान जब भी म्यूजिक आएगा तो आपका फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इस जगह पर कौन सा सीन होना चाहिए था। वो आपके कान में सीन बता देगा कि इस समय पर ये हो रहा है, सिंक्रनाइज करके। पूरा 3 घंटे तक आपका फोन सिंक्रनाइज रहेगा उस मूवी से जो हॉल में चल रही है, और आप कान में बैठे बैठे सुनते रहेंगे। एक कान में ईयरफोन लगा के रखिए, जब भी हॉल में कुछ म्यूजिक बजेगा या कुछ ऐसा सीन आएगा जिसको डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, वो सीन आपके कानों में आपके फोन के माध्यम से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो आप हॉल में, आप जैसे किसी ने कहा कि रेडियो पर देखें, तो हॉल में आप बिना किसी की मदद के आसानी से पिक्चर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। थोड़ा सा हमारे देश में, जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिसी मेकर्स या डिसेबिलिटी पर बिल्कुल भी प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है। इस क्षेत्र में फंड्स या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ही कम पैसा खर्च किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आप विदेशों में हजारों लाखों सीरीज, मूवीज, वेब सीरीज देख पाएंगे जो ऑडियो डिस्क्राइब्ड है इंग्लिश में। ये आज के समय से नहीं बल्कि 20 साल से। आरएसवीआई ने एक प्रयास शुरू किया था, जो इसमें कोरोना काल के लॉकडाउन का नहीं हो रहा है। हम हर सैटरडे को अपने यहाँ पर अपने दृष्टिबाधित बच्चों को बुलाते हैं, वो सब बच्चे मिलकर के, एक्सक्यूज जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, एक पिक्चर दिखाते हैं, और हमारे व्यक्ति, हमारे लोग, हमारे जो वॉलंटियर्स, हमारा स्टाफ है, वो बच्चों को ऑडियो डिस्क्राइब कर करके मूवीज को पूरा दिखाता है। और अब हम जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, जो पॉपुलर वेब सीरीज हैं उनको भी बच्चों को ऑडियो डिस्क्राइब करके सिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। और इसको हम रिकॉर्ड भी करके इंटरनेट पर तो नहीं अपलोड कर सकें क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि लोग वेब सीरीज का भी आनंद उठा सकें। एक सीरीज बड़ी पॉपुलर हुई थी मिर्जापुर करके, इस पर क्या नाम है, प्राइम टाइम पर, वो ऑडियो डिस्क्राइब्ड है, उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन है हिंदी में होते हुए। तो ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज, ऑडियो डिस्क्राइब्ड वेब सीरीज भी आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो लोग नहीं देख सकते वो देख सकते हैं। तो आज की तारीख में मैं, अब देखें ना, बहुत जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। बिना ड्राइवर की कार आने जा रही है। पता नहीं हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स की वजह से कब तक आ पाएगी, लेकिन विदेशों में उसका एक्सपेरिमेंट तौर पर शुरू हो चुका है। और किसी ने तो मुझे बताया नॉर्वे वगैरह जैसे देशों में तो ड्राइवरलेस कार्स थोड़ी थोड़ी पब्लिक के लिए भी चलने लगी हैं। तो हम कार भी चला पाएंगे, चाहे वो ड्राइवरलेस ही हो। दृष्टिबाधित होते अब हमको ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना ड्राइवर के गाड़ी भी चला पाएंगे। तो एक्सेसिबिलिटी एक ऐसा इशू है जिस इशू को लेकर के दुनिया में बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत काम हो रहे हैं। और मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूं जिसमें ऑनलाइन वॉलंटियर्स अपनी हेल्प देते हैं। एक ऐप है टैप टैप सी। होता क्या है कि आप, एक ग्रुप बना हुआ है टैप टैप सी में लोगों का, जो हमेशा इंटरनेट पर हजारों लोग उपलब्ध रहते हैं इस ऐप के माध्यम से। दृष्टिबाधित व्यक्ति कहीं गया, उसने शॉपिंग करने गया है, तो उसको कोई चीज, कोई लेबल है, कोई पोस्टर है, वो उसका फोन किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, वो उसकी फोटो तुरंत लेगा टैप टैप सी पे। कोई व्यक्ति आएगा ऑनलाइन, तुरंत उसको बताएगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप इस एक्सेसिबिलिटी, वो पोस्टर देखना भी उसके लिए कोई अब कठिन काम इस ऐप के माध्यम से नहीं रहेगा। टैप टैप सी। तो हमारे पास में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐप आ गया है। हमको कोई किताब पढ़नी है, हम लाइब्रेरी गए, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम अपना फोन उठाएंगे, एनविजन ऑन करेंगे,
किताब खोलेंगे, अपने फोन का कैमरा उसके ऊपर रखेंगे और सीधे सीधे पढ़ना शुरू कर देगा, हिंदी भी और अंग्रेजी भी और अन्य भाषाएं भी। तब हमको वास्तविकता तो है कि किसी के लाइब्रेरी में हम अकेले जाकर का रिसर्च करना चाहते हैं तो किसी की जरूरत नहीं, कैटलॉग में जाकर के ढूंढ सकते हैं, शेल्फ में जाकर के एक किताब का नाम पढ़ सकते हैं अपने फोन के माध्यम से, कौन सी किताब है, हमको क्या ढूंढ रहे हैं आसानी से। ऑडियो या देख पाना अब हमारे लिए सुन करके देख पाना, वास्तविकता तो यह है कि जो चीज असंभव हुआ करती थी संभव होने की राह पर चल पड़ी है पूरी तरह से। हम कोई भी किताब बिना देखे पढ़ सकते हैं, कोई भी मूवी बिना देखे कोई भी तो नहीं पर हाँ मूवीज या वेब सीरीज अब बिना देखे देख सकते हैं। हम फोन पर अक्सर आपने देखा हो कई सॉफ्टवेयर्स में, ऐप में जब लॉगिन करते हैं तो कैप्चा आता है, कुछ अक्षर आ जाते हैं, उन अक्षरों को किस प्रकार से देखा जाए। तो जैसे SBI अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है ऑडियो का। सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दिया, हमारे जो संगठन है, बहुत सारे संगठन जो एक्सेसिबिलिटी को लेकर के काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस कैप्चा तो भाई ये तो इनएक्सेसिबल बना रहा है, इस चीज को पहुंच के बाहर बना रहा है, दृष्टिबाधित व्यक्ति वो फोन इंटरनेट बैंकिंग कर ही नहीं सकता है। उसने कहा नहीं, इसका इंतजाम करना होगा, तो ऑडियो कैप्चा दे दिया। कि कैप्चा में ऑप्शन आपने देखा होगा, ध्यान दीजिएगा, आता है ऑडियो वॉइस, तुरंत आपका कंप्यूटर बोल करके बता देता है कि ये नंबर डालिए। IRCTC रेलवे पर आपको OTP का उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, अगर आप कैप्चा नहीं डाल पा रहे हैं तो OTP मंगा लीजिए, OTP डाल दीजिए, हो जाएगा। या हमारे पास में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जैसा, अगर आप कंप्यूटर में काम करें, कैप्चा आता है तो फोन के माध्यम से या कंप्यूटर में ही जॉस में जैसे एक ऑप्शन आ गया है कि आप अगर उसमें OCR इमेज को OCR कर लेते हैं तो इमेज में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको पढ़ करके बता देगा कि ये है कैप्चा, आप इस कैप्चा को डाल दीजिए। वास्तविकता तो यह है कि हम एक्सेसिबिलिटी की राह पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी मंजिल साथ साथ जितनी पास आती जा रही है उतनी दूर भी होती जा रही है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा आता जा रहा है जिसकी वजह से लोग ऐसी ऐसी चीजें डेवलप करते जा रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी को, टेक्नोलॉजी को उसके पीछे भागना पड़ता है उस तक पहुंचने के लिए। कभी कुछ नया डेवलप, कभी कुछ चीजें, जैसे जब मैंने बताया जैसा कि आपको पहले लिख करके आता था तो इमेज में आने लगा, फिर इमेज की कोशिश की गई तो इमेज पढ़ने की कोशिश की गई। अब इमेज के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी आने लगी हैं जिनको आप जैसे दूर से हाथ हिला करके, टीवी ऐसे आ गए हैं जिनको आप हाथ से हिला करके जेस्चर्स के माध्यम से, आपने दाएं किया बाएं किया, दूर से ही वो कैमरा डिटेक्ट कर लेगा, वो आगे पीछे हो जाएगा। अभी एक जो समस्या हम लोगों को हमारे देश में आ रही है, इंडक्शन हीटर, इंडक्शन से कुकर्स आते हैं, वो उनमें, या माइक्रोवेव्स आ रहे हैं, उनमें हमको पता नहीं चलता कितने, तो जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे पुरुष लोग कुकिंग करते हैं, ये वॉशिंग मशीन आ रही हैं जिनमें हमको टाइमर वगैरह सेट करने की तरीका नहीं आता है, ये सब चीजें आ गई हैं, उनको भी अब एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में मैंने देखा एक इंडक्शन की कुकर आ रहा था, बोल करके नंबर्स बोलता था, पद्मिनी का था शायद, और माइक्रोवेव्स भी ऐसे आ गए जो टॉकिंग माइक्रोवेव्स हैं, वॉशिंग मशीन में भी बोलने वाला आ गया है। टीवी की बड़ी समस्या हो गई थी हम लोगों के लिए, टीवी हम लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते थे क्योंकि उससे कुछ भी बोलता नहीं था पहले, लेकिन टीवी का सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आ गए हैं। एक तो आज की तारीख में एंड्रॉयड टीवी, जितने भी ज्यादातर टीवी आ रहे हैं वो एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं। एंड्रॉयड टीवी जो आ रहे हैं, हाई एंड के टीवी हैं, जो मतलब 30-35 हजार के ऊपर के ज्यादा टीवी हैं, जिनमें जो एंड्रॉयड टीवी हैं उनमें आप एंड्रॉयड के माध्यम से टॉकबैक इंस्टॉल कर सकते हैं टीवी में अपने, और टॉकबैक जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका टीवी फिर जो कुछ उसमें लिख करके आ रहा है, चैनल कौन सा है या क्या आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, वो सब कुछ आप अपने टीवी पे भी कर सकते हैं। टीवी के लिए मैं आपको दो चीजें और बता देना चाहता हूँ। सैमसंग ने अपना टीवी में अपना एक वॉइस ओवर का सॉफ्टवेयर डाला जिसे वॉइस असिस्ट कहा उसने, बहुत एक्सेसिबल तो नहीं लेकिन काम चलता है। लेकिन टीवी का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन एक अमेजॉन की फायर स्टिक। अमेजॉन की फायर स्टिक शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करिएगा। अमेजॉन की फायर स्टिक में एक्सेस बहुत पॉपुलर हो गई है। जो टीवी स्मार्ट टीवी नहीं थे उनको पूरी तरह से स्मार्ट टीवी बना देती है, और जो स्मार्ट टीवी हैं और जिनको दृष्टिबाधित जन ऑपरेट नहीं कर पाते हैं उनको
दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल बना देती है स्मार्ट फायर टीवी स्टिक। फायर टीवी स्टिक में वॉइस असिस्ट नाम का उन्होंने सॉफ्टवेयर डाला है एक्सेसिबिलिटी के लिए। उसको ऑन करते हैं तो फिर फायर स्टिक जो कुछ भी टीवी पर लिख करके आ रहा होता है, चैनल है या सर्च करना है आपको कोई मूवी या कोई वेब सीरीज या कोई आपको कुछ भी ढूंढना है, तब फौरन आप उसको ढूंढ सकते हैं क्योंकि सब कुछ बोलने लगता है। मैं फायर टीवी स्टिक का इस्तेमाल करता हूँ। जब से मैंने फायर टीवी स्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तब से टीवी मेरे लिए बिल्कुल रेडियो की तरह से हो गया है। मेरे को कुछ भी ढूंढने में, कुछ भी चलाने में, चाहे कोई चैनल ढूंढना हो, चाहे यूट्यूब करना हो, नेटफ्लिक्स करना हो, अमेजॉन प्राइम करना हो, एनडीटीवी देखना हो, डिस्कवरी चैनल देखना हो, कुछ भी करना हो, मेरे लिए अब किसी से पूछने की, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं फायर टीवी स्टिक में मैंने अपना वॉइस असिस्ट ऑन किया और सब कुछ चलने लगता है। तो फायर टीवी स्टिक पे मनोरंजन अगर हम छोड़ भी दें तो मैं यूट्यूब पर जो मेरे अपने एजुकेशन के चैनल्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब पर तो आज की तारीख में वो चीज़ अवेलेबल है जो मतलब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कहा जाता था। अब कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे ह्यूमन माइंड वहां पहुंचे यूट्यूब। तो यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है। मैं IAS का जो दृष्टि चैनल है वो भी देखता हूँ, खान सर का GS भी देखता हूँ, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड इतने सारे लेक्चर्स हैं वो भी सुनता हूँ, न्यूज़ भी देखता हूँ, डिस्कवरी चैनल भी लगाता हूँ, सब कुछ फायर स्टिक के माध्यम से कर लेता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी ने हमेशा से मनुष्य को वो चीज करने के लिए सक्षम बनाया है जो वो अपनी शारीरिक सीमाओं को, अक्षमताओं को नहीं, सीमाओं के कारण नहीं कर पाता था। चाहे उसमें आप ये देखिए कि अगर मनुष्य को कील ठोकनी होती तो उसने हथौड़ी यानी टूल्स का इंतजाम किया, बनाया। तो अगर हम नहीं देख सकते थे तो हमने टॉक बैक, वॉइस ओवर, जॉज, गाइड डॉग जैसी चीजें, और फिर फायर स्टिक, वॉइस असिस्ट। आप लोगों ने शायद किंडल का नाम भी सुना होगा। किंडल एक बुक रीडर होता है। बुक रीडर एक ऐसा इक्विपमेंट हुआ करता था, छोटा सा स्क्रीन होता है उसमें करीब 6 इंच 8 इंच का, जो स्मार्ट टीवी स्मार्टफोन की तरह ही मान लीजिए होता है, लेकिन उसमें सिर्फ आप किताबें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, किंडल के माध्यम से आप किताबें डाउनलोड करते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी लोगों ने कहा कि नहीं, ये पढ़ सकते हैं तो सुनना भी तो आना चाहिए। उसमें भी वॉइस असिस्ट नाम का सॉफ्टवेयर डाला गया, तो किंडल पे उपलब्ध किताबें भी अब दृष्टिबाधित पढ़ सकता है। किंडल ऐप भी आपके फोन और कंप्यूटर पे उपलब्ध है। आप किंडल के माध्यम से किताबें डाउनलोड करके हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाओं में भी सुन सकते हैं। फिर कुछ ऐप्स है, एक स्टोरी टेल नाम का ऐप है जिसका कुछ सब्सक्रिप्शन है, 300 रुपए 250 रुपए महीना। उस पर इतनी सारी किताबें दुनिया की उपलब्ध हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, फ्रेंच, जर्मन, विदेशी है हालांकि मतलब ये साइट, और इतनी क्वालिटी वाली रिकॉर्डिंग की किताबें उपलब्ध हैं कि मुझको लगता है कि जितनी मैंने आप अगर स्टोरी टेल ऐप डाउनलोड करके उसके सब्सक्रिप्शन ले लें तो एक व्यक्ति की 100 साल की जिंदगी भी हो, 100 साल भी किताबें सुने तो उसके लिए वो कम पड़ जाएगा, मतलब ज्यादा रहेगा, वो पूरी नहीं कर पाएगा। जो 2020 में किताब प्रिंट में आती है, पब्लिश होती है, वो तक स्टोरी टेल पर रिकॉर्ड होकर के ह्यूमन वॉइस में बहुत अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह से एक और ऐप है ऑडिबल, जो अमेजोन से जुड़ा हुआ है। ऑडिबल नाम का ऐप है जिस पर फिर से अनेकों, ढेरों नहीं, हजारों नहीं, लाखों किताबें उपलब्ध है। बुक शेयर, आपने सुना होगा बुक शेयर का नाम भी, उसकी मेंबरशिप ले लीजिए। उस पे आपको फिर से कोई गिनती नहीं है, अनगिनत किताबें उपलब्ध है। उस पे तो आप ऑडियो में भी किताब मिल जाएगी, टेक्स्ट में भी आप कंप्यूटर की आवाज के माध्यम से भी सुन सकते हैं, और बहुत सारी किताबों का ब्रेल में भी आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। आप उनको सीधे डाउनलोड करके कंप्यूटर प्रिंटर से, ब्रेल वाले प्रिंटर से, एम्बॉसर होता है उसमें प्रिंट कर सकते हैं, एम्बॉस करके पढ़ सकते हैं। बुक शेयर। फिर एक हम हिंदुस्तानी, हम लोगों ने जितने भी इंडिया में टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज एक्सेसिबल बुक्स बनाती थी, उन्होंने एक पुस्तकालय नेशनल NIVH के सहयोग से NIVH के सौजन्य से भारत सरकार के माध्यम से एक शुरू किया था सुगम्य पुस्तकालय। सुगम्य पुस्तकालय में भी फिर से आप देखेंगे अनगिनत किताबें, ऑडियो में भी, ई टेक्स्ट में भी, ब्रेल
ई ब्रेल में भी उपलब्ध है अगर आप उसकी मेंबरशिप ले रहे हैं। हालांकि उसकी मेंबरशिप के लिए थोड़ा सा लिमिटेशन ये है कि आपको इस्तेमाल करने वाले को दृष्टिबाधित होने का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्योंकि उससे कॉपीराइट इशू इन्वॉल्व है। तो सुगम्य पुस्तकालय, बुक शेयर, ऑडिबल, उसके अलावा स्टोरीटेल, इसके अलावा बहुत सारे आजकल ऑडियो बुक्स का बड़ा फैशन हो गया है। हिंदुस्तान में पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत फैशन हो गया। हमारे पास में हमारी लाइब्रेरी बहुत सारे जो दृष्टिवान लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो लोग ऑडियो बुक्स चाहते हैं कि उनको ऑडियो बुक्स मिल जाए। हम हालांकि उनको मना करना पड़ता है। हाँ, तो ऑडिबल एक सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने बताया, उसके अलावा कुकू एफएम करके एक है। कुकू एफएम जिसपे कॉपीराइट से हट करके लोगों ने किताबें रिकॉर्ड करके डालना शुरू किया है, बहुत सारे लोग सुनते हैं कुकू एफएम। या पॉकेट एफएम करके भी एक है, एक ऑडिबल सुनो करके भी है, जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑडियो बुक्स। तो वंस अगेन, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें जो केवल आई एम प्राउड टू बी ब्लाइंड वाली बात थी कि इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, वो आजकल समाज के मुख्य धारा के लोग भी उनको बहुत ही रुचि के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जो तकनीकी के माध्यम से उस स्थिति तक ना पहुंचा सके एक दृष्टिवान व्यक्ति को, जिस स्थिति में दृष्टिवान उसका साथी छात्र है या साथी अध्यापक है। मैं चाहता हूं कि अब अगर यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछना चाहे, जानना चाहें। मुझको लगता है कि आज समय तो 12 से 1 का ही था, अधिक समय हो गया है। मैं आप लोगों का बहुत अधिक और समय नहीं लूंगा। तो यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। का कोई प्रश्न है तो रखें जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, कि ये जो स्मार्ट कैन के साथ तो हम नॉर्मल टीचर्स को ट्रेनिंग दे देते हैं, मैं मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हूँ। अब ये जो इसके साथ ब्लाइंड फोल्ड जो है, हाँ, अगर उसमें उसमें कोई स्मार्टनेस या उसकी कोई प्रासंगिकता के बारे में बताएं तो अच्छा है। देखिए ये आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल एक बात चल रही है बड़ी, गूगल क्लासेस, एडवांस्ड गूगल क्लासेस की। उसमें क्या है कि आपके चश्मे में ही उन्होंने कैमरा लगा दिया है, जिसको इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है, और आपके जो चश्मे की डंडी है उसके कानों को में आपको ईयरफोन दे दिया है। अच्छा। तो अभी ये विकास की बहुत शुरुआती स्टेज में है। आप इसको ये मानिए कि अभी विकास की अगर 10 सीढ़ियां हैं तो अभी चौथाई सीढ़ी पर है। ठीक है, तो ठीक। उसको लगा करके आप चलेंगे तो आपको सामने से जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उस कैमरे को, वो आपके कानों में बताता जाएगा। तकनीकी उस स्थिति में पहुंच रही है ना। तो ब्लाइंड फोल्ड के विषय में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पर। ठीक है सर, धन्यवाद। वेलकम। और कोई? अगर किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो हमारे बीच रखते हैं। सर, एक प्रश्न आया हुआ है कि क्या दृष्टिबाधित जनों के लिए जो सामग्री हम लोग बनाते हैं, अगर उसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं तो उसको सभी जन यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रदान कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में एक कॉपीराइट चीज होती है, दुनिया भर में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप जो भी सामग्री यूट्यूब पर डाल रहे हैं उसमें कॉपीराइट का इशू निश्चित रूप से आ सकता है। अगर आपने कहीं से कोई किताब पढ़ करके डाली है सीधे सीधे, तो पब्लिशर दृष्टिबाधित जनों के लिए तो वो मुक्त है कॉपीराइट से। कॉपीराइट की धारा
52ZB एक धारा है जिसके तहत ये कहा गया है कि वो सामग्री, प्रिंटेड सामग्री जिसका प्रयोग केवल दृष्टिबाधित जन करेंगे वो कॉपीराइट से बाहर होगी, उसमें कॉपीराइट नहीं लागू होगा। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति करेगा जो देख सकता है, जो पढ़ सकता है, तो वो कॉपीराइट आप पर आ सकता है। यदि आप कोई लेक्चर डाल रहे हैं अपना स्वयं का तैयार किया हुआ, जैसे कि आज की तारीख में यूपी गवर्नमेंट ने एक ई लाइब्रेरी बनाई है उन्होंने, या ई ज्ञान कोश है, जो आपको कॉपीराइट इशू का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप दृष्टिबाधित जनों के लिए सामग्री इस्तेमाल डालिए, जरूर डालिए, लेकिन कॉपीराइट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कहीं और से मटेरियल लिया है या तो उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मैंने इस जगह से मटेरियल लिया है। आप उसको अपना कह करके नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे कोई गाना डालना चाहें तो गाना डालने के लिए आपको कॉपीराइट लागू होता है, कोई म्यूजिक डालने के लिए कॉपीराइट लागू होता है, उसमें कुछ 30 या 35 सेकंड होते हैं, उससे ज्यादा अगर आप कोई म्यूजिक डालते हैं तो आपको कॉपीराइट का जवाब देना पड़ता है जिसका वो ओरिजिनल म्यूजिक होता है। तो अगर आप कोई किताब से या कुछ भी अपनी तरफ से डाल रहे हैं मटेरियल, उसका प्रयोग कोई भी करे, क्योंकि यूट्यूब तो ओपन फोरम है, एक ऐसा फोरम है जिसपे किसी को कोई रोक नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहां से मैटर ले रहे हैं उसको बताएं कि मैंने इस मैटर को यहां से लिया है, इस किताब से, इस पब्लिशर से, इस पृष्ठ से। और या फिर अगर आपकी अपना सोच है, अपनी बात है, तो कोई बात ही नहीं है। हेलो जी जी सर, मेरी आवाज आप तक आ रही? बिल्कुल आ रही है सर, मेरा क्वेश्चन दरअसल में ये नहीं था। मैं एक एज अ यूट्यूबर इस समय वर्क कर रहा हूँ HI फील्ड से। हाँ, और मैं ये देखता हूँ कि VI स्टूडेंट हो या HI स्टूडेंट हो, जो अभी नर्सरी या 1 या 2nd क्लास के स्टूडेंट है, उनका इस समय बेसिक अगर कमजोर हो जाएगा, जैसे अपने घर में बनाते हैं, अगर उसकी नींव कमजोर हो जाएगी इस लॉकडाउन में, तो उन बच्चों का तो ज्यादा नुकसान हो रहा है और वो पढ़ भी नहीं पा रहे। नॉर्मल स्टूडेंट को तो हम यूट्यूब पे दिखा देते हैं ये पोयम है, ये ABCD की, ये ऐसे ऐसे, तो वो तो पढ़ रहे, लेकिन HI बच्चा हो या स्पेशल फील्ड में किसी ने भी आज तक, मेरे को लगता है, मैं खुद भी देखता हूँ कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि VI स्टूडेंट को मैं किस तरह पढ़ाना चाहूँ। अगर पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं VI स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाऊँ कि वो बच्चा बात मेरी समझ जाए। देखिए आप VI को तो बात छोड़ दिया, HI की बात छोड़ दीजिए। जी जी। जो देखने वाला बच्चा है नर्सरी का पहली क्लास का, क्या आप उस बच्चे को इंटरनेट पर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा सकते हैं सक्सेसफुली? मुझको तो नहीं लगता है कि हम पहली क्लास के, नर्सरी क्लास के, दूसरी क्लास के बच्चों को ऑनलाइन वास्तव में पढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ देख करके कुछ सीखता है, VI बच्चा नहीं सीख पाएगा। HI बच्चा शायद आप उसको साइन लैंग्वेज अगर पहले से कुछ सिखा चुके होंगे तो थोड़ा सा हो सकता है 1-आधा% समझ जाए। VI बच्चा हो सकता है थोड़ा सा सुन करके कुछ आप पोएम अगर उसको रटाना चाहे, टेबल्स पहाड़े से रटाना चाहे तो हो सकता है वो रट ले। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा हो, चाहे वो PG का बच्चा, PG यानी MA और BA का बच्चा हो, लिमिटेशंस अपनी ऑनलाइन टीचिंग के निश्चित रूप से हैं, जिन लिमिटेशंस को हम किसी भी स्थिति से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से नहीं पूरा कर सकते हैं। देखिए, छात्रों का आपस में इंटरेक्शन होना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे यंग हो, चाहे एडल्ट हो, सबके लिए आप वर्क फ्रॉम होम आप देख लीजिए। वर्क फ्रॉम होम में लोगों का जो मानसिक विकास है वो कितना बुरी तरह से रुक गया, कितना अधिक प्रभावित हो रहा है। लोग वर्क फ्रॉम होम करते करते बिल्कुल मानसिक संतुलन खो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का एक दूसरे से इंटरेक्शन होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ऐसी चीज है जिसको अपरिहार्य है, आप नहीं मनुष्य के आपस में इंटरेक्शन को रोक सकते हैं। तो छात्रों का और अध्यापक का तो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आमने सामने होना बिल्कुल ही अपरिहार्य है। तो इन सीमाओं को देखते हुए हम लोगों को फिलहाल इस समय के साथ जो कुछ कर सकते हैं, मान लीजिए हम वो दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाना ही है पहली क्लास के नर्सरी के, तो ठीक है, उसको हम ब्रेल नहीं सिखा सकते, हम उसको टेलर फ्रेम नहीं सिखा सकते, लेकिन कम से कम उसको हम ABCD, क ख ग घ, टेबल्स, मैथ्स, थोड़े छोटे छोटे सम, जो कुछ हम मॉकिंग माध्यम से वो तो करा सकते हैं ना, कराने का प्रयास कर सकते हैं। जी सर, जी सर। जी, और कोई? किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न? कार्यक्रम 12 से 1 का था और इस समय 1:15 हो चुके हैं। 15 मिनट अधिक सर का हम लोगों ने लिया। हमारे जसमेर सर, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय
डॉक्टर राकेश जैन सर जैसे सब कार्यक्रमों में रहते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में एक नई पटकथा रची गई, एक नई कहानी रची गई और एक नया उत्साहजनक कार्य देखा गया। उसका मैं वर्णन आप सभी के सामने करूंगा। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए डॉक्टर राकेश जैन सर ने उपकरणों के बारे में, ऐप्स के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताते समय हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करें, जिससे इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए, अधिक से अधिक अध्यापकों के लिए कैसे इसको उपयुक्त बनाया जाए। और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया आती है डॉक्टर जसमेर सर की, जो यह बात प्रमाणित करती है कि हमारे मुखिया कितने सजग हैं और हमारे कार्यक्रमों में उनका कितना गहनता के साथ जुड़ाव है। तो जब इस तरीके की पराकाष्ठा रची जाती है कि वक्ता भी हमारे हितों को देख करके सजग हो और जो नियंता है, नियंत्रक है, जो हमारे इन क्रियाकलापों को देख रहे हैं, वह भी सजग हो, तो हम एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सजगता पूर्वक आगे बढ़ाएं। तो आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर जसमेर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने एक रोड मैप के लिए भी आज शुभारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए RSVI संस्थान में प्रवक्ता के पद पर अपनी सेवाएं दे रही बड़ी बहन रिंकी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और सभी प्रतिभागियों का, मुख्य अतिथि का, मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापित। थैंक यू नागेश जी, थैंक यू पूरी टीम। राकेश जी आप आए और इसी तरह से हम इस प्रोग्राम को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। सादर काम रिंकी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो कीनोट स्पीकर सर थे, बीज वक्तव्य हेतु हमारे विशिष्ट आमंत्रण पर पधारे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जसमेर सिंह सर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान किया। उन्होंने आज अपने बहुमूल्य समय से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज के विषय से संबंधित अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखने के लिए पधारे आदरणीय डॉक्टर राकेश जैन सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर ने जिस क्रमबद्ध तरीके से अपने IT के इतिहास से शुरू करते हुए वर्तमान के सॉफ्टवेयर को हमें समझाया, उनके बारे में हमें बताया, इसके लिए सर हम सब आपके आभारी हैं। आज सर का लेक्चर सुनकर एहसास हुआ कि सर तो वाकई ज्ञान का भंडार है और 1 घंटे में हम सिर्फ उनके ज्ञान से एक बूंद ही शायद ले पाए हैं। सर आगे भी हम आशा करते हैं कि आपका जो ये मार्गदर्शन है वो हमें इसी तरीके से प्राप्त होता रहेगा। सर ने हमें बताया कि आज तकनीकी के माध्यम से हम साइलेंस को भी सुन सकते हैं और उसे भी देख सकते हैं। सर सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कार्यक्रम की हमारी मुख्य आयोजिका द्वारा इस विशिष्ट आयोजन में उनका जो अभूतपूर्व योगदान रहा है उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। हमारे आज के जो हमारे कार्यक्रम संचालक रहे नागेश जी, उनका भी मैं उनके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कठिन समय में कोरोना का ये जो काल चल रहा है, इसमें हम सब पर एक नकारात्मकता जो है वो हावी हो रही है, लेकिन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से नागेश जी और उनकी उपस्थिति हम सब में सकारात्मकता का संचार करती है, हम सबको बहुत उत्साहित करती है। इसके लिए नागेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न प्रदेशों से हमारे साथ जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले अपने सभी सहयोगियों का मैं रिंकी शर्मा हमारी संस्था RSVI लखनऊ की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी हम छात्रे और हमारे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता व्यक्त की, इस हेतु हम सदा आपके आभारी रहेंगे। एक बार फिर आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और ज्ञान के प्रकाश को फैलाते रहें। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद सभी को।
सादर धन्यवाद रिंकी मैम। जैसा मैम ने बताया कि निरंतर इस कोविड-19 की गतिविधियों में निरंतर सकारात्मक भाव बनाते हुए और आदरणीय जसमेर सर के बनाए गए इन विधानों को विद्यार्थियों का, हम विशेष शिक्षकों का, हम शिक्षकों का यह नैतिक दायित्व बनेगा सामने आने दे। इन सभी भावों के साथ मैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को पूर्ण करने की घोषणा करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं।